नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोगों ने इसके पहले जो ज्योग्राफी देखा था उसमें भारत की अवस्थिति और विस्तार, द्वीप समूह, ठीक है, भारत का तटीय मैदान, भारत का समुद्री सीमा, ये जो भारतीय हिमालय जो हैं इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन भी देख लिया था। फिर प्रायद्वीपीय पठार भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जो शेष उसका है भारत के उत्तर का जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इनका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। हिमालय के दक्षिण में ये स्थित मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है, जिसमें मुख्य जो भूमिका निभाती हैं वो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसलिए इस मैदान को सिंधु का मैदान भी कहा जाता है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, इस मैदान की जो विशेषता ये है कि ये समतल और सपाट है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है आपका 200 मीटर। क्या है? एवरेज औसत है, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई इसकी 200 मीटर है। लेकिन जो अंबाला है, अंबाला और सहारनपुर के बीच, ठीक है, सहारनपुर के बीच जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 291 मीटर हो जाती है। यानी कि जो ये मैदान है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, सबसे ऊंचाई वाला अगर भाग पूछा जाए तो अंबाला और सहारनपुर के मध्य स्थित है। ये क्या करता है कि आपके जो पूर्व में जो अपवाह क्षेत्र है वो पश्चिम के अपवाह क्षेत्र को यही संरचना अलग करती है। इस मैदान की, ठीक है, औसत ढाल अगर देखें तो ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर औसत ढाल। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ चूँकि तो जो भी ढाल है तीव्र है, तेज़ी से निकलती हैं, लेकिन मैदान में आके इसकी जो सपाट समतल होने के कारण जो इसकी ढाल है और वो क्या होता है, मंद हो जाता है। तो जो भी नदी बहेगी, ठीक है, वो ढाल का अनुसरण करते हुए ही बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत जो इसकी ढाल है 20 सेंटीमीटर है। लेकिन यहीं पर जब गंगा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे तो गंगा नदी बनारस तक तो उसका सही है, लेकिन बनारस के आगे उसके ढाल और भी कम हो जाता है और 15 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसकी औसत चौड़ाई। ठीक है, औसत चौड़ाई की बात करें तो ये है आपका 150 से 300 किलोमीटर। 150 से 300 किलोमीटर के बीच इसकी औसत चौड़ाई है। इसमें जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसके जो प्रादेशिक भिन्नताओं के कारण इसको अलग अलग, यानी कि निम्नलिखित भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे भारत के जो उत्तरी मैदान हैं इनको राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो हम लोग एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, वहीं पे इस पूरे मैदान की क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, इसकी क्षेत्रफल तो ये है आपका 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र, इतना क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एक चीज़ और आप लोग देखेंगे कि ये जो मैदान है, ठीक है, ये नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका नदी है, नदी का अपवाह क्षेत्र है। नदी के अपवाह क्षेत्र से निर्मित मैदान, ठीक है, ये जो मैदान होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी के लिए है तो ये है आपका कृषि फसल के लिए। अब ये जो नदी है, नदी पे क्या होता है
कि बांध या जलाशय का भी निर्माण किया जाता है। बांध या जलाशय, जलाशय का कई प्रकार से प्रयोग होता है। जो बांध होते हैं, जलाशय होता है, इनका कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। किस किस काम में आता है? एक तो इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ जल का संरक्षण भी इससे होता है, जिससे कि जो जल का बहाव है वो हमेशा बना रहे। इसी से निकाली जाती है आपका नहर। ठीक है, नहर निकाली जाती है। और ये नहर का जो उपयोग होता है किस लिए होता है? कृषि की सिंचाई के लिए। कृषि की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी कृषि, यहाँ भी कृषि, यानी कि ये सब क्या हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका ये राजस्थान का मैदान है। राजस्थान का जो मैदान है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान मैदान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपका राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर, और दूसरा किया गया है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में डिवाइड किया गया है। इनको जो डिवाइड करने का जो मेन जो आधार है वो 25 सेंटीमीटर बारिश को विद्वानों ने माना है। 25 सेंटीमीटर जो बारिश है, औसत जो बारिश होती है वो, जहाँ अगर इसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जबकि पूर्व में 25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो इसी को आधार रेखा इसको माना गया है। ठीक है, राजस्थान बांगर जो है ये आपका मेवाड़ का जो पठार है। राजस्थान बांगर को मेवाड़ के पठार से जो अलग करने वाली जो संरचना है वो है अरावली पर्वत। ये हम लोगों ने प्रायद्वीपीय जब पठार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जब केंद्रीय उच्च भूमि देखा था। ठीक है, तो ये अलग करती है। साथ ही साथ जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है और राजस्थान बांगर के जो अपवाह क्षेत्र हैं उनको भी अरावली जो पर्वत है वो अलग करती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थान बांगर है, राजस्थान बांगर की जो सबसे मुख्य नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। ये राजस्थान बांगर जो क्षेत्र है ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पे जो उर्वर भूमि पाई जाती है, उर्वर भूमि को यहाँ पे क्या बोलते हैं? रोही बोलते हैं। राजस्थान बांगर में कृषि की दृष्टि से जो उर्वर भूमि होता है उसे रोही बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान बांगर में पाई जाने वाली सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून झील है वो है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरेक्ट अगर पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांबर झील, और लैगून अगर उसमें जोड़ दिया तो चिल्का झील। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल है ये विश्व का जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में सबसे अधिक जनघनत्व वाला ये क्षेत्र है। जनघनत्व, यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। थार मरुस्थल के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं थार मरुस्थली। थार मरुस्थली। ठीक, जो थार मरुस्थल है वास्तव में जो भी मतलब राजस्थान का मैदान है
इसका बहुत सारा जो हिस्सा है पाकिस्तान में भी चला गया है। इसका इधर से देखें जो भारतीय जो राज्य सीमा बनाते हैं तो आपका इधर गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा पंजाब में भी पड़ता है। बाकी सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, इस थार मरुस्थल में रेगिस्तान अधिक होने के कारण, चूँकि ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो ये कृषि के दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, कृषि के दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कृषि की दृष्टि से क्या है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे चूँकि सूखा प्रभावित क्षेत्र है इसलिए ये कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो जाता है। यहाँ पे कृषि के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का यहाँ पे विकास है। मतलब वहाँ से एक जलाशय पंजाब में है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, वहाँ से फिर इसका थार मरुस्थल होते हुए वहाँ के जो कृषि संसाधन है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कृषि की दृष्टि से तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खनिज संसाधनों का भंडार है। इस थार मरुस्थल क्षेत्र में खनिज संसाधन का भंडार है। खनिज संसाधनों में जैसे कि आपका पेट्रोलियम और जिप्सम, ये यहाँ पे मतलब महत्वपूर्ण है। बाकी और भी यहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान से संबंधित जो विशेषताएं हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं पंजाब का मैदान। आइए अब हम लोग देखते हैं पंजाब मैदान के बारे में। वास्तव में जो पंजाब मैदान का जो निर्माण हुआ है या फिर पंजाब मैदान का जो संबंध है वो सिंधु नदी से संबंध है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो मुख्य नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जिसका सबसे ज़्यादा भाग पाकिस्तान में चला गया है। और जो पंजाब का मैदान है, जो भारतीय में, इसका मुख्य रूप से 5 नदियों का योगदान है, जिसमें आप देखेंगे कि झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, ब्यास नदी और सतलज नदी। देखिए यहाँ आपका मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है आपका तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी ऐसे निकलती है। ठीक है, और ऐसे आके पाकिस्तान में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाना कठिन है, इसलिए आपको अलग से ये मैप बना के दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये आप देखिए, इस मैदान की विशेषता ये है, ठीक है, कि ये सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चौड़ी सबसे चौड़ी है। ठीक है, और एक चौरस प्रकार की है। आप यहाँ पे आकार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चौरस है। ठीक है, अब इसकी बात करें क्षेत्रफल की, इस मैदान की, पूरे मैदान की क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। ये हो गया आपका लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपका 300 किलोमीटर। इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो ये नदियां हैं, जिस मैदान का इन्होंने निर्माण किया है, इनके बीच जो मैदान निर्मित है उसे क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, दोआब क्या होता है, दोआब जैसे 2 नदियां हैं, ऐसे एक नदी इधर से बह के आ रही है, एक नदी इधर से बह के आ रही है और यहाँ आपके मिल गई, और इस बीच के जो क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं दोआब। यानी कि 2 नदियों के बीच स्थित मैदान को दोआब कहते हैं। ठीक है, तो जो पंजाब है दोआबों के लिए जाना जाता है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि चाज दोआब कहाँ पे है, उसके बाद से किन किन नदियों के बीच स्थित है, ये सारी विशेषताएं इनसे पूछता रहता है। हम लोग देखेंगे कि जो ये सिंधु नदी है, ठीक,
सिंधु नदी और ये झेलम नदी यहाँ जा रही है, ठीक है। इसके जो बीच के जो ये मैदान है इनको क्या बोलते हैं? सिंधु दोआब के नाम से जानते हैं, सिंधु दोआब। फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि झेलम नदी, ये आपका है झेलम, झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच जो मैदान बना हुआ है, जो मैदान स्थित है, उसे चाज दोआब के नाम से जानते हैं। इसको याद करने का देखिए तरीका भी काफ़ी बेस्ट है। जैसे ये आपका है चेनाब, ठीक। चेनाब शुरू किससे होता है? इंग्लिश में अगर देखें तो, हिंदी में देखें तब भी, इंग्लिश में देखें तो, लेकिन इंग्लिश देखें ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये सी से शुरू होगा, CH से हो गया, ठीक है, चाज, चेनाब हो गया, CS से शुरू होगा। उसके बाद से झेलम, झेलम का हम क्या करेंगे? पहला अक्षर ले लेंगे J। अब हम देखेंगे तो क्या बना, चाज बना कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके पहले अक्षर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये झेलम और चेनाब के जो बीच के जो मैदान हैं उनको चाज बोलते हैं। या तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि चाज जो दोआब है किन दो नदियों के मध्य स्थित है, या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि झेलम और चेनाब के मध्य स्थित जो मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, या किस दोआब के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो चेनाब है और रावी है, इसके बीच के जो स्थित मैदान है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको रेचना दोआब के नाम से जानते हैं। ये देखिए रेचना, इसमें भी वही आपको करना है। देखिए ये रावी नदी है, रावी का R शुरू हो गया, और ये चेनाब का CH, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका र ले लीजिए, इसका श ले लीजिए, रचना हो गया। रचना से रेचना दोआब याद हो जाएगा। इसके बाद से है आपका ब्यास नदी और रावी नदी के बीच के जो मैदान हैं उनको बारी दोआब के नाम से जानते हैं, बारी दोआब। बारी दोआब में भी आप देखेंगे कि जो रावी है, र से रावी, ठीक, रावी, यहाँ बारी आपको दिख रहा है। अब ब्यास, ब्यास में ब से शुरू होगा, ये आपका ब्यास, ठीक है। ब्यास में आप ये ब ले लीजिए, तो ब से ब्यास और र से रावी, तो बारी दोआब किनके बीच में स्थित है? तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच स्थित मैदान को बारी दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच जो स्थित मैदान है या जो दोआब है उसे बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। बिष्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ब से ब्यास और स से सतलज, तो इसका पहला वाला अक्षर ले लिया और इसका पहला अक्षर ले लिए, तो इससे आपका हो गया बिष्ट दोआब का निर्माण, ठीक है। देखिए कितना आसान है, लेकिन अगर आप वैसे आप याद करेंगे तो कठिन हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि इन दोआबों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। इस पंजाब के मैदान से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, इसकी लंबाई पूछेगा, इसकी चौड़ाई पूछेगा, ठीक है, इन दोआबों के नाम पूछेगा। फिर इसके बाद से यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं इनके बारे में पूछेगा, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर बना है हरिके बैराज, ठीक है। हरिके बैराज किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है हरिके बैराज। इसी बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर इसी बैराज से निकलती है और ये बहते हुए राजस्थान तक इसका विस्तार है, ठीक। इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो ये शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उस क्षेत्र को काफ़ी अपर्दित कर दी हैं। अपर्दन के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो गया है, ठीक है। इस टाइप के कुछ खड्डों का निर्माण हो गया है, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में चो कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चो। इंग्लिश में आप इसको देख लेते हैं, इसको ऐसे भी रहेगा। तो ये नदियों के द्वारा निर्मित खड्ड को अपर्दन द्वारा उस स्थलाकृति को चो बोलते हैं। और ये पंजाब के होशियारपुर में ये स्थलाकृति ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। पंजाब के होशियारपुर,
तो ये रहा आपका पंजाब का विशेषता। अब हम लोग देखते हैं गंगा का जो मैदान है, ठीक है। गंगा के मैदान में कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, फिर उसके बाद से असम देखेंगे। एक एक करके हम लोग मैप के साथ ही देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान का। गंगा का मैदान का निर्माण जो है एक अग्रगर्त के रूप में हुआ है, जिसमें गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। गंगा इस मैदान की मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों में मुख्य जो सहायक नदियों में आपका यमुना है, यमुना, उसके बाद से गोमती, घाघरा, सोन इत्यादि इसके सहायक नदियां हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ आने के कारण, बरसात में बाढ़ आने के कारण यहाँ पे लाखों टन मिट्टी लाकर यहाँ पे क्या करती हैं, इस मैदान में बिछा देती हैं, ठीक है। इसके बाद से जो नदियां हैं, नदियां के जो पुराने मार्ग होते हैं उन मार्ग को बदलने के कारण, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो नदी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुराने जो प्रवाह मार्ग होते हैं, जैसे ये आपका प्रवाह मार्ग हो गया पुराना, अब ये क्या हो गया कि नया हो गया, तो ये जो क्षेत्र छूट गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी भरा रहता है और ये पानी जो भरा रहता है तो इसे बोलते हैं बिल, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि बिल किसे कहते हैं, तो नदियों के वो पुराने प्रवाह मार्ग, ठीक है, जिसमें पानी भरे रहते हैं उन्हें बिल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो गंगा का मैदान है इसको प्रादेशिक विविधताओं के भिन्नताओं के आधार पर इसको ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा में डिवाइड किया गया है। ऊपरी गंगा में हम लोग देखेंगे कि रोहिलखंड का मैदान और अवध खंड का मैदान आता है और ये जो क्षेत्र होता है ये तराई प्रदेश है। इसकी सीमा की बात करें ऊपरी गंगा की, तो उत्तर में तो क्या है कि शिवालिक सीमा बनाती है, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी इसकी सीमा बनाती है और दक्षिण में इस प्रायद्वीपीय पठार सीमा बनाता है और पश्चिम में यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है। पूर्व में सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद होने के कारण इन लोग कई आधार बनाए रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो 100 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा भी बोलते हैं इसे, समवृष्टि रेखा, इसे मानते हैं। इसमें से हो गए आपके क्या नाम है इसका, एल डडले, ठीक है। ये कहते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, यानी कि उसके पूर्व में अधिक बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से और पश्चिम में 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उसे ये उसका पूर्वी आधार मानते हैं। जबकि ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो कंटूर लाइन को मानते हैं, यानी कि जो समोच्च रेखा, जो समोच्च यानी कि जो समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा को मिलाने वाली लाइन को कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, जो समुद्र तल से ऊंचाई उसकी 300 मीटर मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उसमें विविधताएं हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन इससे बनता है, तो आप लोग इसको सही करके आएंगे। जो ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश का 2/3 हिस्सा आपका ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद से अलकनंदा नदी आकर यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद से जब ये आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि उत्तर की तरफ से रामगंगा, इधर से आपका रामगंगा, गोमती, जो इसके बीच में जो क्षेत्र, जो मैदान है, उसको बोलते हैं रोहेलखंड का मैदान। यानी कि रामगंगा और गोमती नदी के बीच जो स्थित मैदान है उसको रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। वहीं गोमती और घाघरा के बीच जो
मैदान बना हुआ है उसे अवध का मैदान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी, यहाँ पे ये क्या है ना कि मध्य गंगा के अंतर्गत आते हैं। मध्य गंगा में हम देखेंगे कि पूर्वी यूपी और बिहार का जो मैदान है वो मध्य गंगा में शामिल है। मध्य गंगा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सारण का मैदान, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान। ठीक है, जो घाघरा और गंडक के जो बीच स्थित मैदान है, ठीक है, इसे पूर्वी यूपी का मैदान कहते हैं। ठीक, उसके बाद से गंडक और बूढ़ी गंडक के जो मध्य स्थित मैदान है उसे सारण का मैदान कहते हैं, और बूढ़ी गंडक और कोसी के जो मध्य स्थित मैदान है उसे मिथिला का मैदान, और कोसी और महानंदा के बीच जो स्थित मैदान है ये पश्चिम बंगाल का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जो नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, ये प्रतिवर्ष क्या है कि अपना मार्ग बदलती रहती हैं। प्रतिवर्ष मार्ग बदलने के कारण वहाँ पे क्या है कि काफ़ी जनधन की हानि भी होती है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो विश्वासघाती नदी मानी जाती है वो मानी जाती है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कोसी नदी से कई बार आ चुका है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। कोसी ये हर साल इसमें बाढ़ आता ही आता है और ये अपने मार्ग बदलने में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैदान। जबकि यहीं पे हम लोग देखेंगे कि यमुना के और गंगा के बीच, यानी कि जो पश्चिम में गंगा और यमुना के बीच जो स्थित मैदान है उसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। दोआब वही आपको पीछे बताया था मैंने कि दो नदियों के बीच स्थित मैदान को दोआब कहते हैं। इसको दोआब भी कह सकते हैं या फिर रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान इत्यादि कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा। इसके बाद से दक्षिण की तरफ से, यानी कि ये जो सोन नदी है ये माउंट अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से, यानी कि ये क्या है, पठारी नदी है और ये जाकर गंगा से मिलती है पटना में। ठीक, और इस मैदान को मगध के मैदान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल का मैदान आता है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वहाँ पर जो उसकी उत्तरी निम्न गंगा का मैदान का जैसे ये निम्न गंगा मैदान है, इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ पे टोरसा, तीस्ता नदी और जलढाका नदियों द्वारा इसके उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद से पुरुलिया जिला को छोड़ दिया जाए और जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के जो करीब पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ दिया जाए तो पूरा जो पश्चिम बंगाल है वो निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद से जब जो जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी और जो दार्जिलिंग है उसका जो पर्वतपदीय क्षेत्र है, ठीक है, वो उसका जो तराई क्षेत्र है उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, दुआर के नाम से जानते हैं। दुआर के नाम से जानते हैं। जब पश्चिम बंगाल में आगे जब गंगा नदी बहती है, ठीक है, फिर वहीं पे आगे आपको मिलेगा फरक्का बांध। ठीक है, और फरक्का बांध के बाद से फिर इसमें आगे जब नदी बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे नदी डेल्टा के कारण ये दो भागों में वितरित हो जाती है, यानी कि ये वहाँ पे इसको वितरिका बोलते हैं। वितरिका क्या होता है, वितरिका होता है कि जब कोई नदी कई भागों में या दो भागों में, ठीक है, एक से अधिक ही होता है, ठीक है, तो जब बट जाती है तो उसे वितरिका बोलते हैं। फिर जब दोबारा आके ना मिले, वो अगर अलग हो गई तो वो अलग हो गई। यहीं जो गंगा नदी का जो दलदली क्षेत्र है ये यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा नदी के द्वारा ही निर्मित है। ये नदी जब आगे जाती है तो काफ़ी सकरी हो जाती है,
भारत और बांग्लादेश के सीमा के पास ये लगभग 16 किलोमीटर की रह जाती है, 16 किलोमीटर रह जाती है और फिर ये आगे जाके उसमें मिल जाती है। और ये रही आपका इस मैदान के पश्चिम बंगाल मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। ब्रह्मपुत्र मैदान या असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान इसलिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों या उसके मिट्टियों के कारण इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र, और ज़्यादातर इसका विस्तार असम में होने के कारण इसे असम का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैदान है, ये जो ब्रह्मपुत्र का ये जो या असम का जो मैदान है, ये लंबा सकरा मैदान है, ठीक है, लंबा मैदान है। इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो असम है वहाँ के सदिया से प्रवेश करती है, ठीक, सदिया में प्रवेश करती है और धुबरी के निकट दक्षिण की तरफ मोड़ के, ठीक है, और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा उत्तर में हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसका उत्तरी सीमा बनाता है इस मैदान का, ठीक है। पूर्व में जो नागा श्रेणी है, ठीक है, और पटकाई श्रेणी, ये इसकी सीमा बनाती है। और पश्चिम में इसका जो सीमा बनाता है ये भारत और बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका सीमा बनाता है। ये इसकी सीमाएं हो गई। इसके बाद से ये प्रतिवर्ष जो मिट्टियां लाती हैं तो उस क्षेत्र में क्या है कि मिट्टी बिछ जाने के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि कृषि की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है इस मैदान में सदिया के निकट प्रवेश करती है, सदिया के निकट प्रवेश करती है और इस क्षेत्र में काफ़ी जो बाढ़ वगैरह आती है तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी आती है, जो मिट्टियों का लाकर और वहाँ पे क्या करती है, निक्षेपित कर देती है इस मैदान में, जिसके वजह से यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का विकास हुआ है, ठीक है, जो कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा गेहूँ, चावल, गन्ना इत्यादि यहाँ पे फसल उगाई जाती हैं, ठीक, जूट भी यहाँ पे उगाई जाती है। हम लोग देखेंगे कि ये जो मिट्टी लाते हैं इन मिट्टियों को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो जो इसकी पश्चिमी सीमा भारत का और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका पश्चिमी सीमा निर्धारण करती है। ये नदी जब ये सदिया में प्रवेश करती है और धुबरी के निकट, ठीक है, धुबरी के निकट दक्षिण की तरफ मुड़कर और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे थोड़ा से चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जैसे जो हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है, अपने साथ जो अवसाद वगैरह लेके आती हैं उनका संक्षेप में थोड़ा सा आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख लें। देखिए ये आपका हो गया, ये मान लेते हैं कि आपका ऊंचाई क्षेत्र हो गया। यहाँ से जब नदी निकलती है, ऐसे जब नदी निकलती है तो यहाँ से क्या होता है, गोलाश्म लेके आती है, बड़े बड़े गुलाश्म लेके आती है और लाकर और यहाँ पे क्या करती है, आपका निक्षेपित कर देती है। ये जहाँ पे निक्षेपित करती है, जब मतलब नीचे, जब इसके नीचे आती है यानी कि पर्वतपदीय क्षेत्र में जब आती है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या होता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इसमें संरंध्रता अधिक होने के कारण नदियाँ यहाँ पे क्या कर हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और इस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर प्रदेश।
फिर जब ये नदी आगे बढ़ती है, जब आगे बढ़ती है तो दिखती है, और सतह पे जब दिखती है तो इसे बोलते हैं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। ठीक, जब ये नदी आगे जाती है, आगे जब मैदान में प्रवेश करती है तो अपने अवसादों के जो नीचे पर देखिए, ये सब आगे जब धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो उसके साथ गाद जैसे रेत वगैरह आप देखते हैं जो नदियों में, ये सब इन्हीं का देन है। पहले बहुत बड़े बड़े रहते हैं, फिर बाद में इनके एक दूसरे से घर्षण होने के कारण क्या होता है कि ये बारीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये आगे जब नदी बढ़ती है तो जब अपना ये मार्ग बदलती रहती हैं नदियाँ, मार्ग बदलने में जो हिमालयी नदियाँ हैं महान हैं। ठीक, तो इस क्षेत्र में बांगर यानी कि जो इसके ऊपरी जो क्षेत्र है उसे बांगर बोलते हैं, बांगर। ठीक, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। फिर जब ये नदी जब नीचे आती है, ठीक, नीचे, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि ये बाढ़ ला देती है, और इस क्षेत्र को बोलते हैं खादर। ये इसी जो क्षेत्र हैं, इस जो निर्मित मृदा है इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि नदियों के द्वारा जो निक्षेपित होती है, जो मृदा लाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ की बात आई तो हमने कहा कि ये भी बता दें। हालांकि जब हम लोग जब मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिट्टी में ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।